नमस्कार गुरुकुल के प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे और अपना कार्य जो है नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज हम ऑनलाइन कक्षा में आपके लिए लेकर आए हैं एक नया विषय, जो पहला चैप्टर 5वीं कक्षा का भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, व्याकरण का हम प्रारंभ कर रहे हैं और ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे, समझेंगे। भाषा क्या है, बोली किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। तो प्रथम भाग में आज हम केवल भाषा और बोली को करेंगे। दूसरे भाग में हम लिपि और व्याकरण के टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने एक परिभाषा जो है लिखी है, इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो सामान्य शब्दों में बच्चों, भाषा क्या हुई कि किसी के विचार को समझने का तरीका और अपनी बात किसी को समझाने का जो माध्यम हम यूज करते हैं, जिन शब्दों का, जिन ध्वनियों का हम अपनी बात को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब भाषा में देखिए, यहां चार चीजें जो हैं बड़ी मुख्य रूप से निकलकर सामने आ रही हैं: बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। यानी कि चार भाषाई कौशल यहां पर जो है उभर कर आ रहे हैं, यानी कि भाषा कौशल। भाषा कौशल चार स्किल होती हैं आपकी लैंग्वेज की। कौन कौन सी? ये चारों स्किल यहां मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहली स्किल क्या होती है? सुनकर, यानी कि सुनना। और सुनने के बाद बच्चा क्या रिप्लाई करता है? कुछ न कुछ मुंह से बोलता है। तो दूसरा भाषा कौशल क्या हुआ हमारा? बोलकर। तीसरा, फिर हम पढ़कर, या चौथा लिखकर। यानी कि इन चार माध्यमों से ही भाषा का जो है व्यापार व्यवहार होता है। इन चार तरीकों से हम अपनी बात समझते हैं, दूसरों की बात समझते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। तो भाषा एक तरह से एक माध्यम है। किस चीज का बच्चों? अपनी बात किसी को समझाने का एक माध्यम है। अब चर्चा करते हैं भाषा के रूप, यानी कि कितने रूप भाषा के जो हैं प्रचलित हैं। भाषा के मुख्य रूप से देखिए, हमने यहां एक डायग्राम के उसमें समझाने का आपको प्रयास किया है। भाषा के तीन रूप जो हैं मुख्य रूप से प्रचलित हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक यानी मुख से। अब मुख से बोलकर, तो बच्चों जो मुंह से बोलकर समझाया जाएगा वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे हमारा दूरदर्शन, रेडियो, और हम जो किसी से बातचीत करते हैं, ये सारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हम मुंह से जो भी बोलेंगे उसको दूसरा जो भी समझेगा वो मौखिक भाषा के अंतर्गत जो है उसका हम रूप मानेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरा, लिखित भाषा। आपके सामने जो पुस्तक है उसमें से आप जो भी शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर या पाठ, कहानी, कविता पढ़ते हो, कौन सा माध्यम इस्तेमाल करते हो आप समझने के लिए? लिखित, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है। यानी कि यहां पर लिखित रूप में क्या क्या आ जाएगा? पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये लिखित भाषा के रूप हैं। यानी कि हम इन सब में लिखा हुआ पढ़कर समझते हैं। तो अब यहां देखिए,
मौखिक भाषा को कैसे समझा जा सकता है? अब इससे कौन सा रूप जुड़ा है? मौखिक भाषा को हम सुनकर और बोलकर, सुनकर और बोलकर, जो यहां मैंने 4 स्किल लिखे थे, इनमें से 2 मौखिक से संबंधित हैं। कौन कौन से? सुनना और बोलना। क्योंकि दूरदर्शन पर हम कुछ सुनेंगे, रेडियो पर हम कुछ सुनेंगे, आपसी बातचीत में हम कुछ बोलेंगे, सुनेंगे, तो हम अपने एक दूसरे से विचार साझा करेंगे। तो मौखिक रूप में सुनने और बोलने का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में या तो आप पुस्तक में लिखा हुआ पढ़ोगे। अब पुस्तक में कोई चीज लिखी है, समाचार में कोई चीज लिखी है, तो क्या करेंगे? उसको, लिखे हुए को पढ़कर, लिखे हुए को पढ़कर हम समझेंगे। और अपनी बात हमें किसी को समझानी है, किसी को पत्र लिखना है, तो लिखकर हम वो समझा सकते हैं। तो ये 2 कौशल लिखित में आ जाएंगे और 2 कौशल हमारे सुनना और बोलना जो है मौखिक में आ जाएंगे। बच्चों, एक तीसरा रूप भी भाषा का जो है प्रचलित है, जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक, इक प्रत्यय लगा है संकेत में, यानी कि संकेत। संकेत का अर्थ क्या है? इशारे से। ना तो बोला जाता इसमें, ना सुना जाता, ना लिखा जाता, केवल देखकर इशारे से समझा जाता है। तो यहां किस चीज का प्रयोग होता है? कौन से कौशल का? देखना। देखकर हम जिस चीज को समझें। अब सांकेतिक भाषा के कुछ उदाहरण कैसे हैं? जैसे आप रेड लाइट क्रॉस करते हो, हरी बत्ती चलने का संकेत है, लाल बत्ती रुकने का संकेत है। कहीं पर अस्पताल है तो वहां इस प्रकार का संकेत जो है लगा हुआ मिलेगा। कहीं पर रेलवे क्रॉसिंग है तो वहां इस प्रकार का संकेत लगा हुआ मिलेगा। तो जितने भी ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं, जो हमारे ट्रैफिक के रूल्स हैं, जितने ट्रैफिक के रास्ते में हाईवे पर बोर्ड्स नजर आते हैं, वो आमतौर पर संकेतों के होते हैं। तो यहां संकेत के माध्यम से हम देखकर उसको समझ जाते हैं कि आगे क्या वो कहना चाहता है। अच्छा बच्चों, हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत से लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। जैसे गूंगे, बहरे, अंधे लोग भी संसार में होते हैं। तो उन्होंने भी अपने संकेतों के माध्यम से अपनी बात जो है वो समझाते हैं। इसलिए जो सांकेतिक भाषा है ये गूंगे बहरों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका प्रयोग आजकल हम लोग भी सबसे ज्यादा करते हैं। कैसे? मान लो मुझे किसी चीज से मना करना है। जैसे किसी ने मुझसे प्रश्न किया, क्या आपके पास कुछ रुपए हैं? अब मैं मुंह से कहूंगा नहीं तो मौखिक भाषा हो गया, और अगर मैं लिख कर दूंगा कि नहीं तो लिखित भाषा हो गया। लेकिन हम आमतौर पर दैनिक जीवन में क्या करते हैं? कॉपी पेन उठाए तो नहीं घूमते, तो हम क्या कह देते हैं? ऐसे गर्दन हिला देते हैं या फिर हाथ से ऐसे इशारा कर देते हैं कि नहीं मेरे पास तो नहीं है। और अगर मैं हां का इशारा करना हो तो फिर क्या संकेत देंगे हम? गर्दन हिला दिया, ना में ऐसे गर्दन हिला दिया, तो ये क्या है? ये संकेत है। कुछ रंग संकेत होते हैं, कुछ अंग संकेत होते हैं। तो ये सारे संकेत जो हैं हमें भाषा का एक नया रूप जो है सांकेतिक रूप समझाते हैं। इसको ध्यान से देखिए। हम इसके बाद लिपि हमारा अगला शुरू करते हैं टॉपिक। एक बार इसका चाहें तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, काफी मुख्य रहेगा बाद में समझने में। तो बच्चों, अभी हमने भाषा के बारे में पढ़ा कि किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। आपको पता होगा भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। हालांकि हिंदी भाषी क्षेत्र जो है
हमारी राष्ट्रभाषा भी है और हमारे हरियाणा प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, बिहार, उत्तराखंड इत्यादि लगभग 10 राज्यों की राजभाषा भी है। तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य में, जैसे गुजरात में गुजराती भाषा का प्रयोग किया जाता है, तमिल, तेलुगु, दक्षिण क्षेत्रों में इनका प्रयोग जो है किया जाता है, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, तो इत्यादि भारत में अनेक भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। अपने बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनमें उन्हीं अंगों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि लिखकर या बोलकर, सुनकर या पढ़कर या संकेतों के माध्यम से ही हम अपनी बात समझा सकते हैं। तो इसके बाद हम अपना अगला उपविषय लेते हैं बोली। बोली क्या है दोस्तों? बोली जो है भाषा में से ही निकलकर आई है, यानी कि भाषा का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है। पहले हम बोली और भाषा में अंतर कर लेते हैं, भाषा और बोली। तो भाषा का क्षेत्र जो है बड़ा होता है, जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। यानी कि भाषा एक बहुत बड़े इलाके में जो है बोली जाती है और उसका क्षेत्र बोली का छोटा होता है। भाषा मानक रूप में होती है और बोली इसका कोई मानक रूप नहीं होता। अब मानक रूप नहीं होता, इसलिए बोली जगह जगह पर अपना रूप बदल लेती है बच्चों। जैसे आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी, यानी कि थोड़ी सी दूर जाकर ही भाषा का रूप बदल जाता है। और बच्चा जो अपनी पहली मातृभाषा सीखता है, जब वो बोलना सीखता है, तो वो भाषा की बजाय बोली का प्रयोग करता है, क्योंकि उसके घर में बोलचाल की जो भाषा है वो प्रयोग में होती है, इसलिए वो उसका प्रयोग करता है। यानी कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे यदि मैं आपको उदाहरण दूं, हरियाणवी, पहाड़ी हिंदी, ब्रज, तो ये कुछ बोलियां हैं। अब हरियाणवी बोली भी एक जगह पर एक जैसी सभी जगह नहीं है। वैसे तो हरियाणा प्रदेश की भाषा हिंदी है, उसका मानक रूप है, क्षेत्र बड़ा है, सारे हरियाणा के कार्यालयों में, स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन हरियाणवी नहीं पढ़ाई जाती। और इसका भी क्षेत्र थोड़ी दूर पर जाकर इसका भी जो है उच्चारण बदलता रहता है। पहाड़ी हिंदी जैसे मारवाड़ी, तो इस प्रकार बोली एक छोटा रूप है, एक देसी रूप है, जिसको हम प्रयोग अपने मन से, अपनी मर्जी से करते हैं। इसमें ना तो व्याकरण का कोई ध्यान रखा जाता और न ही इसका कोई मानक रूप होता। यानी कि इसमें लेखन कार्य का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं होता, उसको छापा नहीं जा सकता, उसमें साहित्य नहीं लिखा जा सकता। तो बोली की विशेषता क्या है? इसमें साहित्य नहीं लिखा जा सकता। लेकिन ब्रज भाषा बोली भाषा कब बनती है? अब यहां आप कहोगे कि ब्रज तो एक भाषा है, बिल्कुल सही। जैसा कि पहले उस पे आइए, क्षेत्र बड़ा। जब किसी बोली का क्षेत्र इतना बड़ा हो जाता है, उसको प्रयोग करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो भाषा का रूप ले लेती है। जैसे प्राचीन काल में ब्रज जो है बोली से भाषा बन गई, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में साहित्य रचा कवियों ने, जैसे सूरदास ने बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं अपने ब्रज में लिखे। तो जब एक बोली सीमाओं को लांघ जाती है, सारे क्षेत्र में फैल जाती है, तब उसको जो है
मानक रूप देना पड़ता है और वो थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके भाषा का रूप ले लेती है। तो पता लगा आपको बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। बोली की एक और विशेषता होती है बच्चों कि इसमें, मैं बोली की विशेषता बता रहा हूं, इसमें लिखित रूप में आदान प्रदान नहीं होता। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि बोली के अंदर जो है किसी भी प्रकार का लेखन कार्य हम लिखकर अपने विचार बोली के माध्यम से नहीं समझा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। तो बोली एक लोकल लैंग्वेज है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये हमारा बोली और भाषा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपके पाठ को जो है और समझने में सहायता करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, दूरदर्शन की भाषा बताइए कौन सी है। दूरदर्शन की भाषा है तो हिंदी ही, लेकिन हमने भाषा के जो रूप बताए थे उनमें से उत्तर देना है। वो लिखित है, मौखिक है या सांकेतिक है। दूरदर्शन की भाषा कौन सी है? सांकेतिक नहीं, मौखिक। हां, मौखिक, क्योंकि दूरदर्शन पर कलाकार जो है आपस में बोलते हैं, हम उनकी बात सुनकर समझते हैं। जो चीज हम सुनकर समझेंगे वो मौखिक के अंतर्गत आएगी। तो दूरदर्शन की भाषा कौन सी हुई? मौखिक। दूसरा प्रश्न है, बातचीत की भाषा। जब आप अपने मित्र से, अपने परिवारजनों से किसी भाषा में बात करते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है? अब इसमें भी बोला जा रहा है, तो ये भी निश्चित रूप से मौखिक भाषा है। तो ये भी कौन सी भाषा है? मौखिक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, गूंगे लोग भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों, गूंगे लोग भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? क्योंकि वो तो ना तो बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं, क्योंकि गूंगे और बहरे लोग भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग तो कतई नहीं कर सकते। लेखन में भी वो कर सकते हैं जिनको उसी माध्यम से जो है पढ़ना लिखना सिखाया गया होगा। तो यहां गूंगे लोग इशारों की भाषा समझते हैं, इसलिए वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और हमारे जितने पशु पक्षी हैं जो भाषा नहीं जानते वो सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। एक और अहम प्रश्न, हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। आपने इसको खाली स्थान में भरना है। हम अपने मन के भाव डैश प्रकट करते हैं। कैसे कैसे प्रकट करोगे अपने मन के भावों को? या तो बोलकर या लिखकर। अब मन के भाव कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर और लिखकर। बोलकर और लिखकर। इसी तरह एक और प्रश्न बनता है, हम दूसरों के विचार समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? हम दूसरे की बात कैसे समझेंगे? या तो सुनकर या पढ़कर। तो यहां हमने रिवीजन किया जो हमने अभी पीछे पढ़ा था उसी का। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। भाषा और बोली हमने आज किया। कल दूसरे भाग में यानी कि अगले वीडियो में हम लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आप इसको वीडियो को बार बार देखिए और व्याकरण पुस्तक से अभ्यास कार्य करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।